गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया और स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 17 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, नोआखाई त्यौहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? नोआखाई त्यौहार उड़ीसा, असम, लद्दाख या फिर त्रिपुरा। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उड़ीसा में नोआखाई त्यौहार का आयोजन किया गया। इसके बारे में देखें तो कृषि त्यौहार नोआखाई उड़ीसा में मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, नोआखाई जो है वो एक कृषि त्यौहार है जिसका आयोजन कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में। नोआखाई का शाब्दिक अर्थ होता है नोआ अर्थात नया, खाई अर्थात खाना, यानी कि नया खाना। तो फ्रेंड, ये जो नोआखाई त्यौहार है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत देखा जाए तो 12वीं शताब्दी से मानी जाती है। 12वीं शताब्दी से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। और इस त्यौहार में लोग जो है ना, जो फसलों की कटाई होती है, जो पहली फसल होती है, जो पहला अनाज होता है, उसको भगवान को भोग स्वरूप चढ़ाते हैं। उसी उपलक्ष्य में इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, किसका? नोआखाई त्यौहार का। तो इस त्यौहार का उद्देश्य क्या है? सामाजिक बंधनों का जश्न मनाना, पारिवारिक संबंधों को मजबूत करना। सारे लोग एक साथ मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाते हैं, इस त्यौहार को एंजॉय करते हैं, जिससे उनके जो संबंध है वो काफ़ी मजबूत होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आपके सामने ये है, आपको बताना है कि ओणम त्यौहार जो है, ओणम फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है और किस उपलक्ष्य में किया जाता है? ओणम त्यौहार के बारे में बताना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कौन सा राज्य है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर रहा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी जो है वो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने में प्रथम स्थान पर रहा है। इसके बारे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत हरियाणा ने वर्ष 2020 से 21 के लिए स्वीकृत 15,000 पंपों में के मुकाबले 14,418 पंपों की स्थापना करके प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसके तहत 2020 और 21 में जो लक्ष्य रखा गया था 15,000 पंपों को स्थापित करने का, उसमें देखा जाए तो हरियाणा जो है प्रथम स्थान पर रहा। उसने देखा जाए तो 14,418 पंपों की स्थापना किया है और इसी के साथ साथ वो देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। चलिए, आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। कुसुम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा और उत्थान अभियान। केंद्र सरकार द्वारा साल 2018-19 के बजट के दौरान इस योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत देखिए 2020 में की गई। इस योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश भर में सिंचाई यानी कि इरिगेशन के काम में लिए जाने वाले डीजल बिजली के पंपों को सोलर ऊर्जा से चलाया जा सके। ठीक है, तो एक तरीके से जो सिंचाई के लिए जो पंपों का इस्तेमाल किया जाता है, डीजल और बिजली के पंपों का, उसकी जगह सोलर पंपों का इस्तेमाल करना जो है इस योजना का यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य है। इसके बारे में और देखें तो इस योजना के जरिए किसान अपनी ज़मीन पर ऊर्जा उपकरण यानी कि सोलर पंप और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 2022 तक देश भर में 3 करोड़ सिंचाई पंप को बिजली डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाने का लक्ष्य रखा है। तो ये आपको लक्ष्य पता होना चाहिए, 2022 तक कितने करोड़? 3 करोड़ सिंचाई पंपों को स्थापित करने का केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत लक्ष्य रखा है। और इसके बारे में अगर देखा जाए फ्रेंड, तो देखा जाए इससे क्या फ़ायदा होगा। एक तो आप सिंचाई के दौरान जो किसानों को बिजली की समस्या आती है, बारिश की समस्या, इन सब समस्याओं से इस योजना के द्वारा क्या हो गया, किसानों को निजात मिलेगा। दूसरा, इससे क्या होगा, इस योजना की मदद से किसान जो है अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगा सकेंगे, बिजली का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं। ठीक है, लगाकर जो भी उस सोलर पंप से जो बिजली निकलेगी उसका प्रयोग वो अपने खेती के लिए कर सकते हैं। और इसे देखा जाए तो 2 फ़ायदे होंगे। वो 2 फ़ायदे आपको ध्यान होने चाहिए। क्या होंगे? पहला तो किसानों को सिंचाई के लिए फ्री में बिजली मिल रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। वो सोलर पंप लगाएंगे, सरकार के द्वारा उनको सोलर पंप दिए जाएंगे और वो अपनी ज़मीन पे, खाली ज़मीन पर उस सोलर पंपों को लगाएंगे तो उससे उनको फ्री की बिजली मिलेगी। दूसरा, उस सोलर पंप से जो अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा उसे किसान जो है ना, जितने भी जो बिजली कंपनियां होंगी उनको वो बेच सकेंगे। तो इससे उनकी आमदनी का भी एक स्रोत बन जाएगा। ठीक है, कौन सा? ये
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत एक तो उनको मुफ्त की बिजली मिलेगी और जो अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा उनको किसान बेच करके एक अपने आमदनी का स्रोत भी वो बना सकेंगे। तो एक तरीके से इससे बिजली को, एक तो बिजली की भी बचत होगी, दूसरी चीज़ है कि बिजली को बेच करके वो अच्छी कमाई भी कर सकते हैं इस योजना के तहत। ठीक है, तो ये चीज़, और दूसरा ये पर्यावरण रूप से भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये अपना प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इसके फुल फॉर्म के बारे में ध्यान रखिएगा, कब से शुरुआत किया गया, इसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ किया गया है। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ किया गया है। भारत व फ्रांस, भारत व अमेरिका, अमेरिका व फ्रांस, ब्रिटेन व जापान। तो इसका फ्रेंड आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ किया गया है। इसके बारे में देखें तो भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है। यह देखा जाए, ये जो डायलॉग लॉन्च किया गया है वो अमेरिका भारत एजेंडा 2030 साझेदारी के दो मुख्य बिंदुओं में से एक है, जिसे अप्रैल 2021 में घोषित किया गया था। अन्य बिंदु है रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी। देखिए, रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के बारे में हम लोगों ने कल ही बात किया था। ठीक है, तो इसके बारे में कल हम लोगों ने बात किया था इसकी। तो ये देखा जाए तो अमेरिका भारत एजेंडा 2030 साझेदारी के अंतर्गत दो बिंदु थे। ठीक है, एक तो हम लोगों ने कल चर्चा कर ली, दूसरा एक ये है जिसके बारे में, जिसकी डायलॉग जो लॉन्च किया गया, दूसरा क्या है, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग जो है ये है इसका दूसरा बिंदु। ठीक है, इसमें देखा जाए इसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और अमेरिका के राष्ट्रपति के जलवायु पर विशेष दूत जॉन कैरी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए इस वार्ता के द्वारा, इस संवाद के द्वारा जो दोनों देश हैं वो जलवायु पर्यावरण पर जो भारत अमेरिका के द्विपक्षीय सहयोग को ये जो वार्ता है वो मजबूत करेगा, और साथ ही साथ ये दोनों देश जो हैं वो दुनिया को ये दिखा सकेंगे कि कैसे दुनिया समावेशी और लचीले आर्थिक विकास के साथ साथ जलवायु पर तत्परता से एकजुट हो सकती है। एक तरीके से यही इस वार्ता का उद्देश्य था, दुनिया को दिखाना कि आप अपने आर्थिक विकास के साथ साथ जलवायु को भी अपना मेंटेन रख सकते हैं, किस तरीके से उस पे किस तरीके से पूरी दुनिया एकजुट हो सकती है। इस वार्ता में इसका लक्ष्य रखा गया। देखिए, एक नोट दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। भारत जो है 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल कर चुका है, लेकिन उसका अगला जो लक्ष्य है वो 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है, जो कि 2030 तक। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का जो है किस वर्षों तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो वो 2030 तक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे है कि भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। भारत अफ्रीकी रक्षा वार्ता, ए जयपुर, बी लखनऊ, सी गांधीनगर या फिर डी चेन्नई। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गांधीनगर में भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन होने वाला है, यानी कि अगली साल। इसके बारे में देखें तो भारत रक्षा प्रदर्शनी 2022 डिफेंस एक्सपो के साथ साथ आयोजित होने वाली अगली भारत अफ्रीकी रक्षा वार्ता में अफ्रीकी देशों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो अगली साल यानी कि 2022 में जो रक्षा प्रदर्शनी 2022 डिफेंस एक्सपो का आयोजन होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, गुजरात के गांधीनगर में होने वाला है। तो वहीं पे इसी आयोजन के दौरान जो भारत है वो अफ्रीकी देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ भी रक्षा वार्ता का आयोजन कर रहा है। ठीक है, भारत कर रहा है। यह वार्ता मार्च 2022 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। तो गांधीनगर में देखिए डिफेंस एक्सपो भी हो रहा है, इसी के साथ साथ अफ्रीकी देशों के साथ भी रक्षा मंत्रियों का क्या होगा, अफ्रीकी देश के रक्षा मंत्रियों के साथ भी क्या होगा, रक्षा वार्ता की जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ दोनों पहली बार जो है भारत अमेरिकी रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 6 फरवरी 2020 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में डिफेंस एक्सपो के संयोजन में किया गया था।
तो देखिएगा ये जो डिफेंस एक्सपो होता है, ठीक है, जो डिफेंस एक्सपो होता है वो 2 साल के अंतराल पे किया जाता है। इसके पहले 2020 में किया गया था। कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश में किया गया था। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? लखनऊ में किया गया था। उसी दौरान सबसे पहली बार अफ्रीकी देशों के जो रक्षा मंत्री, उनके साथ भी वार्ता की शुरुआत की गई थी, रक्षा वार्ता की शुरुआत की गई थी। तो ये दूसरी रक्षा वार्ता होगी अफ्रीकी देशों के साथ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। तो ये चीज़ उसी के साथ साथ पैरेलल ये दोनों ही वार्ताएँ चलेंगी। प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि में आयोजित होने वाला रक्षा प्रदर्शनी वर्ष 2022 में गांधीनगर में आयोजित होने वाला, ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, जो रक्षा प्रदर्शनी यानी कि जो रक्षा प्रदर्शनी जो डिफेंस एक्सपो होता है वो कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? तो 2 वर्षों के अंतराल पे होता है। 2020 का कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 2022 का कहाँ होगा? गांधीनगर में होगा, गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखा जाए तो 12 सितंबर 2021 को किस युद्ध की 124वीं वर्षगांठ मनाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस युद्ध की 124वीं वर्षगांठ मनाई गई 12 सितंबर को? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, किरकी का युद्ध, सारीगढ़ी का युद्ध। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा डी। सारीगढ़ी के युद्ध जो है वो उसकी 124वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये जो युद्ध हुआ था फ्रेंड, देखा जाए तो 1897 में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 12 सितंबर 2021 को सारीगढ़ी के युद्ध की 124वीं वर्षगांठ मनाई गई। फ्रेंड ये जो सारीगढ़ी का युद्ध है ना, इसे विश्व के सैन्य इतिहास में सबसे बेहतरीन अंतिम मोर्चे में से एक माना जाता है। बहुत ही अलग ही ये युद्ध एक अंतिम मोर्चे का युद्ध था, ठीक है, विश्व के सैन्य इतिहास में। इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में देखा जाए तो 12 सितंबर 1897 का यह युद्ध ब्रिटिश भारतीय सेना के 21 सिख सैनिकों और उत्तर पश्चिमी प्रांत के 10,000 पुश्तून औरकजई आदिवासियों के बीच लड़ा गया था। तो फ्रेंड इस युद्ध में बताया जाता है कि इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के जो 21 सैनिक थे, ठीक है, 21 सैनिक थे, 21 सैनिकों ने लगभग 8 से 10,000, ठीक है, यहाँ 10,000 कहीं कहीं 8,000 भी लिखा है, तो 8 से 10,000 जो 10,000 से अधिक जो अफरीदी, मतलब 8 से 10,000 जो अफरीदी और औरकजाई, ठीक है, औरकजाई कबीलाई लड़ाकों का मुकाबला किया था। और उन्होंने, ऐसा माना जाता है, मात्र 21 सैनिकों ने, ब्रिटिश सैनिकों ने 8 से 10,000 ये जो पश्तून औरकजाई आदिवासी, उनका 7 घंटे तक कड़ा मुकाबला किया था। और 7 घंटे तक इन्होंने, मतलब आखिरी सैनिक तक, इस सारगढ़ी का जो किला था उस पर किसी इन आदिवासियों का कब्जा नहीं होने दिया था। इतना तगड़ा इन्होंने मुकाबला किया था। इन लोगों ने फिर, चूँकि 21 सैनिक जो है वो शहीद हो जाते हैं, और इस जो साहगढ़ी का किला है उस पर इनका आदिवासियों का, औरकजई आदिवासियों का जो है वो कब्जा हो जाता है कबीलाई लड़ाकों का। लेकिन फिर उसके बाद में अंग्रेज वापस ले लेते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट काफ़ी हो जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सारगढ़ी जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के सुलेमान रेंज में फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, फोर्ट कैगर्चरी, के मध्य में एक संचार रिले पे पोस्ट है, ठीक है। तो ये देखिए, देखा जाए तो 2 फोर्ट है, एक फोर्ट लॉकहार्ट है, दूसरा फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों का निर्माण कार्य महाराजा रणजीत सिंह ने किया था, ठीक है, महाराजा, ध्यान रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, ठीक है, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। बाद में इनका जो नाम बदल दिया था, अंग्रेज़ों के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया था, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, संचार रिले की पोस्ट की तरह ये काम करते हैं। देख लीजिए, ये मैप है, यहाँ देखिए फोर्ट गुलिस्तान है और यहाँ पे फोर्ट लॉकहार्ट है, और बीच में देखिए सारागढ़ी का फोर्ट है, ठीक है। तो ये दोनों किलों में, ठीक है, तो ये जो दोनों किले थे, ये जो दोनों किले थे ना, इन दोनों किलों में जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के विल्हड़ इलाके में जो बड़ी संख्या में जो सैनिक तैनात किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो इन्हीं पोर्ट में रहा करते थे, ठीक है, वो इन्हीं पोर्ट में रहा करते थे। और बीच में ये जो साहगढ़ी का पोर्ट है, इन दोनों पोर्टों के बीच में संचार का कार्य करता था, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा इस युद्ध के, इसके बारे में। ये आपसे हिस्ट्री से भी संबंधित इस प्रश्न पूछ सकता है, तो आप हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी आप मुझे बताएंगे कि इस बक्सर का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किरकी का युद्ध कब हुआ था। ये आपका आंसर है, ये आपका क्वेश्चन है आज के डेट में, आज का। तो आज आप मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? वीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य
हरियाणा में स्थित है, असम में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है या फिर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड ये ए यानी कि हरियाणा में वीर सिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इसके बारे में देखा जाए तो वीर सिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। इसमें गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर अवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे, हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। ठीक है। इस अभयारण्य से 8 गंभीर रूप से संकटग्रस्त ओरिएंटल सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध यानी कि ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर्स को वन में छोड़ा गया है, जो भारत में इस प्रकार का प्रथम कदम है। तो ध्यान रखिएगा, इस अभयारण्य के बारे में ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहीं से बनेगा कि वीर सिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, किसके लिए फेमस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत के किस पोर्ट पर मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम स्थापित किया गया है? चेन्नई पोर्ट, कांडला पोर्ट, पाराद्वीप पोर्ट या फिर कोची पोर्ट? तो फ्रेंड इसका आंसर है सी यानी कि पाराद्वीप पोर्ट, जो कि उड़ीसा से है। तो यहीं पे मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम जो है स्थापित किया गया। इसके बारे में देखें तो हाल ही में पाराद्वीप पोर्ट उड़ीसा पर पाराद्वीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल के पास एक मोबाइल एक्सरे कंटेनर सिस्टम स्थापित किया गया है। तो ये फ्रेंड ये जो कंटेनर होगा ना, कंटेनर स्कैनर जो है ना वो सिस्टम, ये कंटेनर स्कैनर सिस्टम जो है वो कंटेनरों को स्कैन करेगा। जितने भी कंटेनर होते हैं ना उनको स्कैन करने के काम आएगा। और जो स्कैनर लगने से क्या होगा कि अब जो कंटेनरों को किसी भी व्यक्ति द्वारा जो खुद जा कर के जांचना पड़ता था, उस प्रक्रिया में कमी आ जाएगी। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर स्कैन होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका व्यापार जो है वो बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आयात निर्यात बढ़ेगा। तो इसी तरह देखा जाए तो इससे आयात निर्यात व्यापार में बढ़ने के उद्देश्य से ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत जो है स्थापित किया गया। ठीक है। तो देखा जाए कंटेनर जो आप अगर कोई व्यक्ति जाकर के जांच करता है कंटेनरों की तो उसमें ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत भारी संख्या में जो है कंटेनर एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं। लेकिन जब आप मशीन से उसको जल्दी जल्दी स्कैन करते जाओगे तो एक तो आपका समय कम हो जाएगा, दूसरा जो कंटेनरों का जमा रखने का जो समय होता था वो भी कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जब जल्दी जल्दी जो है आपके कंटेनर स्कैन होंगे तो आयात निर्यात आपका बढ़ेगा। ठीक है। तो ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के पहल के तहत इसलिए इसको स्थापित भी किया गया है। पाराद्वीप पोर्ट के बारे में देख लो तो ये भारत के पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है जो उड़ीसा की महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा की महानदी के मुहाने पर पाराद्वीप जो है बंदरगाह जो है वो आपका अवस्थित है। ठीक है। और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए अब आपको बताना भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है। और साथ में ये भी बताना भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने निम्नलिखित किसके सहयोग से देश भर में सभी स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है? तो देख लीजिएगा, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है। तो किसके किसके सहयोग से किया है? DRDO के सहयोग से, CBSE के सहयोग से, इसरो के सहयोग से, उपर्युक्त B और C। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, यानी कि CBSE और इसरो के सहयोग से नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है सभी स्कूली छात्रों के लिए। इसके बारे में अगर बात करें तो हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के तहत इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और CBSE के सहयोग से देश के सभी स्कूली छात्रों के लिए अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज स्पेस चैलेंज 2021 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। इस चैलेंज का उद्देश्य क्या है? कक्षा 6 से लेकर के 12 के विद्यार्थियों को एक खुला मंच उपलब्ध कराना जहां वे नवाचार कर सकें, खुद डिजिटल युग अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़ी समस्याओं का समाधान में सक्षम हो सके। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, एक तो स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष के बारे में सीखने का मौका मिलेगा, इस जो स्पेस चैलेंज से वो अंतरिक्ष के बारे में सीख सकेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसा तैयार करने में सहायता मिलेगा जिससे अंतरिक्ष कार्यक्रम में उपयोग भी किया जा सकेगा। जब छात्र कुछ सीखेंगे तो कुछ नया चीज़ भी बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई ऐसा चीज़ इनोवेट कर दे जो आपके अंतरिक्ष कार्यक्रम में उस चीज़ का एक तरीके से उसका उपयोग किया जा सकेगा। तो ये इसका फ़ायदा होगा। ठीक है। जो आपका ये चीज़ें हैं कि अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज जो है स्पेस चैलेंज 2021 को वर्ल्ड स्पेस वीक
2021 के साथ श्रेणीबद्ध किया गया है, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के योगदान को मनाने के क्रम में वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी एक प्रश्न बन रहा है कि वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर के बीच में वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है, और इस वर्ष जो मनाया जाए 2021 के साथ इसको श्रेणीबद्ध किया गया है, इस स्पेस चैलेंज को। और ये वर्ल्ड स्पेस वीक क्यों माना जाता है कि अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के योगदान को मनाने के क्रम में वैश्विक स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नए घरों में ईवी यानी कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जर की स्थापना को अनिवार्य बनाने वाला विश्व का पहला देश है। अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क या फिर नॉर्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी कि ब्रिटेन जो है वो जितने भी नवनिर्मित मकान होंगे, नवनिर्मित घर होंगे, उन सभी घरों में जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जर को बनाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बारे में देखा जाए तो ब्रिटेन सरकार के द्वारा एक ऐसा कानून को पेश करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत इंग्लैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जहां सभी नवनिर्मित घरों, कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सुविधा होगी। ठीक है, इस कानून के अनुसार नए कार्यालय ब्लॉकों को प्रत्येक 5 पार्किंग स्थानों के लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से देखा जाए, ये जो कानून है वो इंग्लैंड को दुनिया का ऐसा पहला देश बना देगा जहां सभी नए घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जर की व्यवस्था करना अनिवार्य हो जाएगी। जितने भी नए घर बनेंगे उन सभी घरों में, जितने भी नए कार्यालय ऑफिस बनेंगे उन सभी ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक चार्जर जो है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जर को लगाना, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए जो है चार्जर की व्यवस्था करना अनिवार्य हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इस पहल से इंग्लैंड में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उद्योग को बढ़ावा देने में तो बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा चार्जर होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक जो है वाहनों के लिए जितना चार्जर उपलब्ध होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही देखें तो जो आपका ब्रिटेन है, यहाँ पे देखिए ब्रिटेन जो है वो 2030 तक ब्रिटेन ने एक लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक ब्रिटेन के नए जीवाश्म ईंधन वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से वहाँ पे ये लक्ष्य है कि जितने भी जीवाश्म ईंधन वाले जो वाहन हैं उनको 2030 तक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो इस लक्ष्य की भी प्राप्ति में ये जो योजना है इनका, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्जिंग की संख्या बढ़ेगी उससे क्या होगा, इस कार्यक्रम को, यानी कि ये वाला जो कार्यक्रम है 2030 वाला, उसमें मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर किस संस्था के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट उड़ान जो है लॉन्च किया गया है किस संस्था के द्वारा, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT रुड़की। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे के द्वारा जो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड, 14 सितंबर को था। तो 14 सितंबर के अवसर पर, यानी कि हिंदी दिवस के अवसर पर किस जो है IIT बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान जो है लॉन्च किया गया, इसके बारे में देख लेते हैं। तो उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिल होने वाले कई विद्यार्थियों की भाषा की बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से IIT बॉम्बे ने उड़ान परियोजना की शुरुआत की। तो उड़ान परियोजना जो है भाषा संबंधी परियोजना है। वो जो नए विद्यार्थी जो बड़े बड़े संस्थानों में दाखिला लेते हैं, उनसे जो भाषा संबंधी जो उनके सामने समस्याएं आती हैं, उस समस्या के समाधान के लिए IIT बॉम्बे ने उड़ान योजना को जो है वो लागू किया है। तो इस परियोजना से इंजीनियरिंग और अन्य विषयों से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक हैं या अन्य जो पाठन सामग्री को अंग्रेजी से हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। तो जितने भी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। किसका, जो भी आपकी इंजीनियरिंग से संबंधित जो बुक्स होती हैं, जो भी पाठ्य पुस्तक होती हैं, उनका इंग्लिश से हिंदी या फिर जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएँ होती हैं उन पे उनका अनुवाद किया जाएगा। तो इससे उन बच्चों को सहूलियत मिलेगी जिनको इंग्लिश थोड़ा सा जिनकी कमज़ोर होगी। ठीक है, तो उनको इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा आज का जो 10 क्वेश्चन है। इसके बारे में और क्या दिया हुआ है कि इस परियोजना की परिकल्पना IIT कानपुर वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग विभाग के जो प्रोफेसर हैं जिनका नाम है गणेश रामकृष्णा ने किया था। ठीक है,
इस परियोजना के वर्चुअल उद्घाटन में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णा स्वामी विजय राघवन मुख्य अतिथि के रूप में थे। तो ये चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का नाम क्या है, तो उनका नाम है डॉक्टर कृष्णा स्वामी विजय राघवन जो है वो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, जो इस उड़ान जो प्रोजेक्ट है, जो मिशन है, उसके उद्घाटन समारोह में वर्चुअली जो थे वो वहाँ पे उपस्थित थे। ठीक है, तो इस तरीके से था हमारे क्वेश्चन। आई फैक्ट्स ऑफ द डे पे चलते हैं। हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। किसने एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? भारत के राजा रणधीर सिंह। यूएस के टेक दिग्गज एडोब ने एडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। प्रतिभा महापात्रा को एडोब ने एडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और ध्यान रखिएगा ये यूएस की टेक है। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वेंडर टेलर, देखिए लगातार कई क्रिकेटर्स के जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो उन सारे लिस्ट जो है एक तरफ ले लीजिए। ठीक है, कल देखिए हम लोगों ने मलिंगा के बारे में पढ़ा था, आज देखिए ब्रेंडर टेलर हैं जो कि जिम्बाब्वे के ये खिलाड़ी रहे हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स से संबंधित ऐसे प्रश्न जरूर एक आते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? 15 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस भी 15 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता, तो अगस्त 2021 के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता कौन चुने गए हैं? इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट, यानी कि जोय रूट हैं, ये यहाँ रूट नहीं फ्रेंड, यहाँ रूट होना चाहिए था। और आयरलैंड की एम्पियर रिचर्डसन जो हैं, इनको जो आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए 2021 के लिए इनको चुना गया है। ठीक है, विजेता के रूप में चुना गया कौन? जोय रूट जो कि इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान है, और आयरलैंड की एडमियर रिचर्डसन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं किसे? रमीज राजा जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली निजी कंपनी जिसने इसरो के साथ जो है वो समझौता किया है वो है स्काई रूट एरोस्पेस। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल। ठीक है, तो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल। हाल ही में निकोलस तूफान ने प्रभावित किया अमेरिका। फ्रेंड, अमेरिका में जो टेक्सास वगैरह जो प्रांत है काफ़ी ज़्यादा इस तूफान से प्रभावित हुए, निकोलस तूफान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल है। उत्तर प्रदेश में है कि नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जिसे हम जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, और यहाँ ये जो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड, इसका निर्माण देखिए नोएडा में ही हो रहा है। नोएडा में भी ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, इजराइल के हाईटेक तकनीकी से सब्जी उगाने के लिए मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, कुछ भी कई जगहों पे किया जा रहा है। उत्तर बेसिकली ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में इजराइल के हाईटेक तकनीकी से सब्जी उगाने के लिए मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मंदिरों में चढ़े फूलों से पर्स और जैकेट बनाने की पहल किसके द्वारा की गई है? किस नगर निगम के द्वारा? तो गोरखपुर नगर निगम के द्वारा जो मंदिरों में चढ़े फूल होते हैं उनसे पर्स बनाया जाएगा, उनसे जैकेट बनाए जाने की पहल की गई है। ठीक है, गोरखपुर नगर निगम के द्वारा। रुड़की देवबंद रेलवे लाइन स्थित गांव बनेड़ा में बनने जा रहे रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। ठीक है, जो आपका रुड़की और देवबंद रेलवे लाइन स्थित जो गांव है जिसका नाम है बनेड़ा, ठीक है, में बनने जा रहा रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा जाएगा? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? नोएडा में। ठीक है, नोएडा में प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से था हमारे आज का जितने भी करंट अफेयर 17 सितंबर से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया। आज आपको मैंने थोड़ा वर्कलोड कम दिया है, कुछ ही काम दिया है, कुछ ही आपको होमवर्क दिए हैं, और आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मुझे सबके आंसर्स मिल रहे हैं, और भी लोग करें
हैं, मैं उन्हीं लोगों को देख रही हूँ जो अभी तक करते आ रहे हैं। कुछ और नए लोग भी जो लोग वीडियोस देखते हैं, कोशिश करिए कि क्वेश्चंस के आंसर को देने का आप ही को अच्छा लगेगा। जितना ज़्यादा आप आंसर दोगे उतना ही ज़्यादा आपको ही एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। बाकी सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोग को देख के, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, ठीक है फ्रेंड। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।